हाय फोक्स, आज हम अपनी लास्ट यूनिट कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी चलते हैं अपनी पीपीटीज पे। आज हम कवर करेंगे, सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। आज हम कवर करने वाले हैं अपनी लास्ट यूनिट सोशलाइजेशन, मीनिंग, टाइप्स, प्रोसेस एंड एजेंसीज, थ्योरी ऑफ सेल्फ एंड फिर उसके बाद हम बात करेंगे कल्चर पे। कल्चर लैग क्या होता है और कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमारा ये यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम पे मूव करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपनी पीपीटीज पे और स्टार्ट करते हैं। जैसे हम आगे हैं यूनिट 4 पे, सोशलाइजेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सोशलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशलाइजेशन। अगेन थिंकर्स इंपॉर्टेंट हैं, उनके कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, हम दोनों पे बराबर फोकस करेंगे। पर उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज सोशलाइजेशन। सो सोशलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच हेल्प्स इन फंक्शनिंग एंड कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी। ठीक, सोशलाइजेशन एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है कोप अप करने में सोसाइटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स, वैल्यूज होते हैं, सोसाइटीज में कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, उनको सिखाना। क्योंकि अगर कोई न्यू बॉर्न है और वो सोसाइटी में आया हुआ है तो वो सबसे पहले सोशलाइज होगा किससे? प्राइमरी सोशलाइजेशन से, फैमिली से, पेरेंट्स से। तो व्हाट दे आर डूइंग इज बेसिकली एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग और मेकिंग our knowledge of understanding to that baby that this is how the persistent norms in societies are basically working in the society in which he or she has born. So socialization is also considered as a passing of culture from one generation to the next generation. वही जो हमने हिंदी में बात बोली अभी। Definitions of sociologist. सोशलाइजेशन की डिफिनेशन किस सोशोलॉजिस्ट ने दी है, ये इंपॉर्टेंट है। उनके क्या कीवर्ड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एंटनी गिडेंस, वन ऑफ द फेमस सोशोलॉजिस्ट, उन्होंने डिफिनेशन दी है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स अ क्वाइट हेल्पलेस ह्यूमन इन्फेंट इनटू अ सेल्फ अवेयर नॉलेजेबल पर्सन हु इज स्किल्ड इन अ वे ऑफ देयर सोसाइटीज कल्चर। मतलब अपनी सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से एक इन्फेंट या एक हेल्पलेस इन्फेंट को अपने बारे में अवेयर कराना, उसको एक तरह से नॉलेज ट्रांसमिट करने को ही हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। पीटर वोस्ले हैं, ऐसे टोनी बिल्टन है। पीटर वोस्ले क्या बोलते हैं, बाय दिस इज मीन सिंपली द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। सोशलाइजेशन इज व्हाट? सोशलाइजेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ये है कीवर्ड पीटर वोस्ले का। टोनी बिल्टन क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर द कल्चर ऑफ द सोसाइटी इनटू विच वी आर बोर्न, the process by which we acquire the social characteristics and learn the way of thoughts and behavior considered appropriate in our society is called socialization. हम इन तीनों डिफिनेशन से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सोशलाइजेशन हर इंडिविजुअल का अलग होगा और वो डिपेंड करेगा कि वो किस सोसाइटी में है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते द पर्सन फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटी विल बी हैविंग अ सेम काइंड ऑफ सोशलाइजेशन। तीनों थिंकर्स उसी पे बात कर रहे हैं। ये तो हो गई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशलाइजेशन। अभी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, हम उन पे बात करते हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। अच्छा, ये पीपीटी रिप्रेजेंटेशनल के लिए है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसके मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो नोट्स बहुत कंसाइज हैं, जरूर पढ़ लें हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे नोट्स काम आएंगे। अब दोबारा वीडियो उठा के देखोगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपको एक नोट्स होने चाहिए आपके पास, वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिना मॉक लगा के या फिर बिना प्रैक्टिस करने के एग्जाम नहीं निकलने वाला किसी का भी। तो दोनों जाके देखेंगे, टेलीग्राम पे है, नीचे लिंक दिया हुआ है, जल्दी जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सारे नोट्स यूनिट वाइज सब उसी पे आते हैं। तो अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। पहली है प्राइमरी सोशलाइजेशन, फिर सेकेंडरी है, फिर जेन्युइन सोशलाइजेशन। इसके बाद भी तीन और हैं, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, री सोशलाइजेशन और एक अभी हम बात करेंगे किसकी, एडल्ट सोशलाइजेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है जब कोई न्यू बॉर्न, कोई इन्फेंट या कोई अपने चाइल्डहुड में ही जैसे वो पैदा होता है उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन का बेसिकली जो एजेंट्स होते हैं वो होते हैं फैमिली, फिर उसके बाद आते हैं पेयर ग्रुप। पेयर ग्रुप बाद में आएगा, सबसे पहले फैमिली होती है। और फ्रॉनेस हैं, एक थिंकर हैं, ये आर्ग्यू करते हैं कि प्राइमरी सोशलाइजेशन रिफर्स टू द इंटरनलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल कल्चर एंड आइडियाज ऑफ सोसाइटी। उस सोसाइटी के जो फंडामेंटल कल्चर एंड आइडियाज हैं वो हमें प्राइमरी सोशलाइजेशन में ही एक बच्चे को अडॉप्ट हम करवा देते हैं। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है जब कोई स्कूल जाने लगता है या उस एज में आ जाता है जब वो स्कूल जाने लगे। जैसे ड्यूरिंग दिस फेज मोर देन द फैमिली, some other agents of socialization like school, friends
group begin to play a significant role in socializing the child. This level runs parallel to the primary socialization. ये कोई स्टेज नहीं है, सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे। प्राइमरी सोशलाइजेशन ऐसा नहीं है कि 0 साल से या जैसे बच्चा पैदा हुआ 3 साल तक प्राइमरी सोशलाइजेशन हुआ, फिर 3 साल से 10 साल तक सेकेंडरी सोशलाइजेशन हुआ, ऐसा नहीं होता। सब हैंड इन हैंड चलता रहता है। लेकिन हाँ, सबसे पहले प्राइमरी हुआ, प्राइमरी के साथ साथ फिर सेकेंडरी ऐड हो गया, जैसे कोई स्कूल जाने लगा या किसी और के साथ उसकी कॉन्शियस डेवलप हुई। तीसरा होता है जेंडर सोशलाइजेशन। ये स्टार्ट होता है 3 या 3 साल के बाद, जब किसी न्यूबॉर्न या इन्फेंट को ये कॉन्शियसनेस आ जाती है वेदर ही और शी इज मेल और फीमेल। जैसे अभी देखेंगे हाईलाइटेड पोर्शन। Gender refers to the socially constructed characteristics of a man and woman, such as norms, roles, relationship of and between the group of women and men. Gender role refers to social role assigned to each sex and labeled as masculine or feminine. Within 2 years of age, children begin to vaguely understand what gender is. Anticipatory socialization, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दोनों एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन, ये दोनों प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, आगे आने के पूरे चांसेस हैं, इस बार आने के भी पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एज सच किसने दिया? इसको दिया है आर.के. मर्टन ने, रॉबर्ट किंग मर्टन ने। रॉबर्ट किंग मर्टन ने एक और थ्योरी दी है जिसका नाम है मिडिल रेंज थ्योरी। हमेशा सोशियोलॉजी में एक डिबेट है कि हम ग्रैंड लेवल थ्योरी बनाएं या जैसे इंटरप्रेटिविस्ट कहते हैं कि हम माइक्रो लेवल थ्योरी बनाएं। दोनों में हमेशा एक डिबेट रहती है। लेकिन आर.के. मर्टन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम है मिडिल रेंज थ्योरी। तो मिडिल रेंज थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका एक सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है क्या? तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आर.के. मर्टन ने दिया है। और क्या बोलते हैं ये कि हम जानबूझ के किसी इंडिविजुअल को या वो इंडिविजुअल खुद अपने आप को सोशलाइज करता है इन अ डिफरेंट वे कि उसका बेनिफिट उसको फ्यूचर में हो। जैसे मान लो तुमको बड़े होके कोई स्विमर बनना है या नेशनल लेवल स्विमर बनना है, तो तुम बचपन से ही अपने आप को स्विमिंग क्लासेस ले जाओगे। या मान लो तुमको करियर में एक स्पेसिफिक करियर अचीव करना है, तो तुम बचपन से, जैसे हमने अक्सर बॉलीवुड मूवीज में सुना हुआ है कि पेरेंट्स हमेशा डिसाइड करते हैं कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या क्या बनेगा, तो वो उसको उसी लाइन में पोक करते रहते हैं। तो ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, मतलब हम एंटीसिपेट कर रहे हैं उसके फ्यूचर रिवॉर्ड्स, उस हिसाब से अपने आप को सोशलाइज कर रहे हैं, या कोई और हमको उसी हिसाब से सोशलाइज कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है जो आर.के. मर्टन ने दिया है। इसके बाद है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन इस दूसरा कॉन्सेप्ट है जो एरविन गॉफमैन ने दिया है। एरविन गॉफमैन भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इनके काफी कॉन्सेप्ट हैं हमारे पूरे सिलेबस में, पर एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन एक तरह से कोई सोशलाइज हो चुका है, उसको हम दोबारा सोशलाइज कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई मेंटल पेशेंट है, मेंटल पेशेंट को हम एसाइलम ले गए उसको ठीक करने के लिए, फिर उसका हमने रीसोशलाइजेशन किया। या कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल को हम जेल में उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम रीसोशलाइज कर रहे हैं, उसके जो मेंटल कंस्ट्रक्ट हैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसको दोबारा तरह से मोल्ड कर रहे हैं। तीसरा होता है मैरिड वुमेन में, जो इरविन गॉफमैन ने जो एग्जाम्पल दिया है वो मैरिड वुमेन्स का है कि शादी के पहले मान लो वो अपने माँ बाप के घर में है, फिर उसके बाद हमने अक्सर ये सुना है कि मम्मी सिखाती हैं कि वहाँ ससुराल जाके ये करना है, ये नहीं करना है। तो ये क्या हो रहा है, ये रीसोशलाइजेशन हो रहा है वुमेन का। जब वो मैरिज हो जाएगी उसकी, तो उसको कैसे बिहेव करना है अपने दूसरे वाले घर में। तो ये क्या हो रहा है, ये रीसोशलाइजेशन हो रहा है। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है एडल्ट सोशलाइजेशन का। एडल्ट सोशलाइजेशन क्या होता है, जब तुम्हें कोई नया रोल मिला। अभी जैसे मान लो तुमने अभी ग्रेजुएशन कर रखा है, अभी यू आर डूइंग मास्टर्स के बाद हो सकता है तुम्हारी शादी हो, तो आपको नए नए रोल्स मिलेंगे। या फिर आपको मान लो कोई जॉब लगी, तो कोई जॉब में आपको मान लो एज अ कोडर या एज अ सेल्स, तो आपको वो नए रोल मिलेंगे। उस रोल के हिसाब से आप फिर सोशलाइज होगे, तो उस सोशलाइजेशन को बोलेंगे हम एडल्ट सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन कभी खत्म नहीं होता, जब आप पैदा होते हो उसके एंड तक, आप जब मरते हो आप सोशलाइज होते ही रहते हो। ऐसा नहीं है कि 35 साल या 40 साल के बाद आप सोशलाइज होना बंद हो जाओगे। ये एक लाइन है जो चलती रहेगी। थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मिड थ्योरीज, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, या 3 थ्योरीज हैं, उसमें से तीनों थ्योरीज का नाम सबसे पहले जे.एच. मीड ने कॉन्सेप्ट दिया है, फिर एक चार्ल्स हर्टन कूले ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, और तीसरा कॉन्सेप्ट है सिगमंड फ्रूड का थ्योरी ऑफ साइको एनालिटिक्स। तो सबसे पहले अगर हम समझे जे.एच. मीड की थ्योरी, तो जे.एच. मीड की जो थ्योरी है वो है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। इनकी कोई किताब नहीं है,
G.H. मीड ने कोई किताब लिखी भी नहीं है, ये एक्चुअल में एक प्रोफेसर थे, ये पढ़ाते थे, तो इनके बच्चों ने जो नोट्स बनाए हैं उसी नोट्स को एक्यूमुलेट करके एक किताब लिख दी गई है इनके मरने के बाद। इन्होंने अपने हाथ से कोई बुक नहीं लिखी है, तो ये जितने भी जो हम नोट्स पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में नोट्स हैं, वो बुक नहीं है, वो नोट्स हैं जो इनके बच्चों ने बनाए हैं ड्यूरिंग द क्लास। ये क्या बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें कोई अपना सेल्फ बनाता है। उसमें से पहली स्टेज है प्ले स्टेज। पिछली बार क्वेश्चन आया था प्ले स्टेज, गेम स्टेज, और एक और स्टेज होती है जो हम लोग के सिलेबस में नहीं थी पर वो आई थी, जैसे प्रिपरेटरी स्टेज। तो अगर तुम बेसिकली बुकों में देखोगे, जैसे नितिन सांगवान में देखोगे या कोई भी नेट जीआरएफ वाली किसी भी बुक्स में देखोगे, तो उसमें दो ही स्टेज की बात करते हैं, प्ले स्टेज एंड गेम स्टेज। लेकिन एक और स्टेज है जिसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज, और आंसर जो था पिछले बार का वो प्रिपरेटरी स्टेज ही था, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन आ गया था। लेकिन फिर जो एनटीए था उसने तीनों को ही सही माना था, तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक्सक्लूड हो गया था। हम इस पर ध्यान रखेंगे कि एक और स्टेज आ चुकी है जिसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज, पर अगर दोबारा क्वेश्चन रिपीट होता है तो हम प्ले स्टेज या गेम स्टेज दोनों में से किसी एक को ही टिक करेंगे। ये क्या बोलते हैं G.H. मीड? यंग चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप एज अ सोशल बीइंग बाय इमिटेटिंग द एक्शंस ऑफ दोज हु आर नियर देम। मतलब जितने भी यंग चिल्ड्रन होते हैं वो अपने आप को सोशलाइज करते हैं सामने वाले या जो उनके आसपास हैं उनके एक्शन की नकल करके, मतलब जो वो कर रहे हैं वो वही करने की कोशिश करेंगे। जिसमें से पहली स्टेज होती है प्ले स्टेज। प्ले स्टेज इज वन ऑफ द वे बाय विच चिल्ड्रन ऑफन इमिटेट व्हाट एडल्ट्स डू। द प्ले स्टेज बिगिंस in the third year, which the child begins to adopt the role of the adults in his or her life. Mead refers to this as a significant others. मतलब there are two types of people who are around a child. एक होते हैं significant others, एक होते हैं generalized others. तो जो प्ले स्टेज होती है उसमें जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं या फिर जो अभी इन्फेंट है या जो 2 से 3 साल के बाद, वो करते क्या है, वो उन्हीं एक्शंस को करने की इमिटेशन करते हैं जो एडल्ट उनके आसपास कर रहे होते हैं। जैसे हमने अक्सर देखा है लड़कों को गुड्डा गुड़िया खेलते हुए या घर घर खेलते हुए कि एक पापा बनेगा एक मम्मी बनेगा। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली इमिटेटिंग द एक्शंस ऑफ द एडल्ट्स। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर प्ले स्टेज में चिल्ड्रंस प्ले ग्रेजुअली डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल इमिटेशन टू डिफिकल्ट गेम्स। पहले वो सिंपल इमिटेशन करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके डिफिकल्ट गेम्स को भी इंटरप्रेट करते हैं अपने हिसाब से। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है रोल टेकिंग की स्टेज। ये जो हाइलाइटेड पोर्शन हम इस पे ध्यान देंगे। मीड रिफर्स टू दिस एक्शन या मीड रिफर्स टू दिस एक्ट ऑफ इमिटेशन एज taking the role of others. This stage being a complex where children begins to attain maturity and develops a sense of self and others. मतलब प्ले स्टेज में उनको अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स नहीं है, लेकिन जब वो गेम स्टेज में आते हैं तब उनको अपनी समझ और दूसरे लोग उनको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं उसकी भी समझ आ जाती है। चिल्ड्रन बिगिंस टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ एज मी बाय लुकिंग देमसेल्फ थ्रू अदर्स व्यू एंड ओपिनियन अबाउट देम। द मी is the social self while I is the response to me. ये लास्ट वाले कीवर्ड याद रखेंगे, the concept of I and me, the concept of significant others and generalized others, ये G.H. मीड के ही कंसेप्शन से निकल के आते हैं। अदर स्टेज क्या है? अदर स्टेज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट ऑकर्स अराउंड द एज ऑफ 8 और 9. At this stage, children are able to function as members of a group and also understand their role as a member of that group. इसके बाद ये significant others का concept आप पढ़ सकते हो, ये important है। जनरलाइज अदर्स, सिग्निफिकेंट अदर्स दोनों इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट अदर्स जो किसी बच्चे के लिए जरूरी हैं, जनरलाइज अदर्स सिग्निफिकेंट अदर्स को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं वो सब जनरलाइज अदर्स हैं। अभी CH कुले का कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ देखेंगे। लुकिंग ग्लास सेल्फ, इन्होंने बात करी है स्टेजेस की और 3 मेन फीचर्स की कि हम अपने आप का ओपिनियन कैसे बनाते हैं, मतलब हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं वो कैसे फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन। क्योंकि सोशलाइजेशन का फर्क पड़ता है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। जैसे CH कुले क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कुले देयर आर 3 मेन फीचर्स दैट मेक अप द आइडिया ऑफ सेल्फ। द फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन ऑफ हाउ वी अपियर टू अदर्स, हाउ वी अपियर टू अदर पर्सन। द सेकेंड फीचर कंसिस्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन और द जजमेंट दैट द अदर पर्सन मेक्स बाय आवर अपीयरेंस। द थर्ड फीचर कंसिस्ट ऑफ सम फीलिंग ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, shame or self doubt
बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन ऑफ अदर्स पर्सन जजमेंट अबाउट आवर अपीयरेंस। मतलब पहला इमेज, तो 3 तरह की इमेज हम बनाते हैं। पहली इमेज, हम सामने वाले को कैसे लग रहे हैं या हम सामने वाली सोसाइटीज को कैसे लग रहे हैं। दूसरा, सामने वाली सोसाइटी हमको देख के क्या समझ रही है। तीसरी फीलिंग हो सकती है दोनों को इंटरप्रेट करके कंबाइन करके तुम अल्टीमेटली क्या समझे। ठीक, तो ये हो गया सीएच को लेकर कॉन्सेप्ट। जो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सिगमंड फ्रूड का थ्योरी ऑफ साइकोएनालिटिक्स। सिगमंड फ्रूड सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, ये साइकोलॉजी में इन्होंने ज्यादा काम किया है। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं साइकोलॉजी को। ये और CW मिल्स दोनों का मानना ये था कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हैज मोर एज ओवर द सोशियोलॉजी, क्योंकि जो लॉज ऑफ सोसाइटीज हैं वो अल्टीमेटली निकले लॉज ऑफ माइंड से हैं, तो ये इनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो सिगमंड फ्रूड ने बोला है कि देयर आर 3, सिगमंड फ्रूड के 3 कॉन्सेप्ट, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आएगी वो स्टेज होती है जब हम डिसीजन लेते हैं इलॉजिकली। द 3 कॉन्सेप्ट है सिगमंड फ्रूड के। तो आईडी क्या बोलता है? द आईडी कंसिस्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ बेसिक इंपल्स। इट इज अनकॉन्शियस, selfish, impulsive and illogical part of personality that always try to increase feeling of pleasure by avoiding pain। जब हम आईडी को prioritize कर रहे होते हैं तो हम जितने भी डिसीजन लेते हैं वो सब illogical होते हैं और उसके पीछे कोई रैशनल रीजन नहीं जुड़ा होता है, और ये सोशलाइजेशन से ही आता है। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसको क्रेविंग है डेजर्ट की, तो अभी उसको पता है कि उसको रोने से वो डेजर्ट मिल जाएगा, अभी उसके में लॉजिक कुछ नहीं है। बड़े होने पे भी लोग आईडी को प्रायोरिटाइज करते हैं। जैसे मान लो खूब सारा काम बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट काम बचा हुआ है, लेकिन हम प्रायोरिटाइज करेंगे किसको? पार्टी को, पार्टी करने जाना है। तो ये आईडी वाले डिसीजन हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या बोलता है? हाँ, 3 है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। जो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट है वो है आर्मी वाला कॉन्सेप्ट। जैसे द सुपर ईगो रिफर्स टू द प्रिंसिपल, रूल, एथिक्स दैट वन लर्न्स through the process of socialization. The superego comprises of the norms of the society which are internalized through socialization. The superego is the inner voice, conscious of individual, and in that inner voice the hope, belief and guidelines of the society are organized. मतलब जितने भी सुपर ईगो वाले डिसीजन होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो एथिकल होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो जो पर्सन है या जो इंडिविजुअल है, अगर वो सारे डिसीजन सुपर ईगो के बेसिस पे ले रहा है तो वो बहुत ज्यादा सोशलाइज हुआ है और उसने सोसाइटी के जो नॉर्म्स और वैल्यूज हैं उसको अपने आप में इंटरनलाइज कर लिया है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ईगो। जो सबसे बेस्ट है वो एक्चुअल में ईगो है। ईगो दोनों को बैलेंस करके रखता है। जितने भी आईडी वाले इलॉजिकल डिसीजन है वो भी जरूरी है, और जितने सुपर ईगो वाले डिसीजन है वो भी जरूरी है। तो दोनों का बैलेंस ही है जो अल्टीमेटली जो काम आता है। जैसे द ईगो रिफर्स बिटवीन आईडी एंड सुपर ईगो, हाईलाइटेड पोर्शन देखेंगे हम। इट ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन आईगो, इट ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन आईडी, मतलब जो बेसिक इंपल्स है जो अंदर से हमारा मन कर रहा है, और सुपर ईगो, नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। सो द ईगो ट्राइज टू रेगुलेट आवर डिजायर्स एंड क्रेविंग एंड हेल्प अस टू ओबे द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। मतलब जो सबसे बेस्ट डिसीजन हम तब ले सकते हैं जब हम ईगो के स्टेज पे होते हैं, जब हम ईगो से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हमारा आईडी भी जरूरी है, सुपर ईगो भी जरूरी है। इतना ज्यादा डिसिप्लिन नहीं हो जाना है, नॉर्म्स ही फॉलो करते रह जाएं, हम बेसिक आर सेल्फ को भूल जाएं, और इतना भी ज्यादा आईडी में नहीं हो जाना है कि हम बेसिकली पूरे सुपर ईगो को, करियर वरियर को भूल जाएं, सिर्फ यही सब करते रहें। आगे, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन का मतलब है वो जो तुमको मदद करते हैं सोशलाइज होने में, या जिनसे तुम प्रभावित होते हो या जिनसे तुम इन्फ्लुएंस होते हो। पहला है फैमिली, दूसरा है पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब वो दोस्त जिनके साथ तुम रहते हो। फिर है स्कूल, और उसके बाद है मास मीडिया। मास मीडिया इज अ न्यू फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन। जैसे सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस यू, इंस्टाग्राम, रील और ट्विटर, जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म है, जो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, न्यूज, वी हैव सीन द इंस्टेंसेस ऑफ फेक न्यूज। तो ये जितने भी एजेंट्स हैं ये आपके सोशलाइजेशन में एक्चुअल में इन्फ्लुएंस करते हैं। इनकी डिटेलिंग अच्छे से पढ़ेंगे, फैमिली की डिटेलिंग अच्छे से पढ़ेंगे, पीयर ग्रुप की पढ़ेंगे। मीडिया उतना नहीं पूछा जाता क्योंकि मीडिया भी नया नया है, लेकिन एक बार हम पढ़ लेंगे, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इनके थिंकर्स को इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सोशलाइजेशन खत्म होता है,
ये है कल्चर। कल्चर में दो चीजें जरूरी हैं, कल्चर की डिफिनेशंस और उन डिफिनेशंस के कीवर्ड और ऑथर्स। जैसे ये डिक्शनरी वाली डिफिनेशन है, इसको भूल जाओ, ये कभी नहीं पूछी जाएगी। प्रतिभूषण चटर्जी इग्नू में ये दिया हुआ है पर ये भी कभी नहीं पूछा जाएगा। ईबी टायलर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ये आई भी है और ये आएगी भी। सो ईबी टायलर क्या बोलते हैं, said that the culture is a multi-faceted set of knowledge, belief, art, law, moral, customs and other capabilities and habits acquired by man as a member of society। मतलब वो सारी हैबिट्स, वो सारे मोरल्स, वो सारे कस्टम्स जो तुमने एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एक्वायर किए हैं वो हैं कल्चर। मतलब बेसिकली कल्चर बहुत ब्रॉड है। कल्चर के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है रिलीजन। तो अभी रिलीजन जब इतना ब्रॉड है तो आप समझो कल्चर कितना ब्रॉड होगा। कल्चर लगभग हमारी सारी डायमेंशन कवर कर लेता है। हमारी फूड हैबिट्स कल्चर का पार्ट है, हम क्या पहनते हैं कल्चर का पार्ट है, हम लैंग्वेज, हम किस लैंग्वेज में बात करते हैं वो भी कल्चर का ही पार्ट है। तो कल्चर बहुत ब्रॉड है और कल्चर हमेशा बदलता रहता है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कल्चर की एक डिफिनेशन दी है, पढ़ लेंगे, पूछी कभी नहीं जाएगी और अभी तो बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। हेविलैंड्स की भी डिफिनेशन है, ये भी नहीं पूछी जाएगी। केवल ईबी टायलर की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उनका कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ और कीवर्ड्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर पूछे जाते हैं, आपको ऐसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, और 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से एक ही होगा। जैसे कल्चर इज सोशल, ठीक है, कोई नई बात नहीं। कल्चर इज लर्नड एंड शेयर्ड, अभी हमने देखा विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन हम कल्चर को पहले सीखते हैं फिर हम आगे ट्रांसमिट करते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। आगे क्या फीचर है, कल्चर इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। कल्चर इज सिंबॉलिक, हाँ, देयर आर सिंबल्स अटैच्ड टू कल्चर। एंड कल्चर इज ऑल्सो डायनेमिक, कल्चर बदलता रहता है। हाँ, कल्चर तो बदलता रहता है। जैसे अभी अगर आप अपना ड्रेसिंग सेंस देखें तो वो विच इज इट इज एक्चुअली मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सोसाइटी। कंफर्टेबल और वेस्टर्न सोसाइटी से हमारा जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। 1991 के बाद हमारी जो ईटिंग हैबिट्स बदली हैं, लिबरलाइजेशन के बाद, जैसे डोमिनोज का आना, मैकडी का आना, अभी हम उसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारी स्टेपल या फूड हैबिट का पार्ट बन चुका है। तो ये भी तो एक कल्चर का चेंज ही है। तो हमारी फूड हैबिट्स, हमारी ईटिंग हैबिट्स, ये सब चेंज होते हैं। कितने टाइप्स के कल्चर होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लगभग हर बार आता है, अगली बार भी आएगा, अगली बार पेपर टफ होने वाला है। तो टाइप्स ऑफ कल्चर, 2 टाइप ऑफ कल्चर है, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। इसको डिस्टिंग्विश किसने किया, विलियम एफ ऑकबॉर्न। दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। मटेरियल कल्चर वो होता है जो सारी मटेरियलिस्टिक चीजों को, जैसे तुम्हारे फूड आइटम्स, तुम्हारे ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज, मीन्स, हाउस, तो जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो मटेरियल कल्चर का पार्ट है, और जितनी भी नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो नॉन मटेरियल कल्चर का पार्ट है। नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें जैसे कस्टम्स, आइडियाज, बिलीफ, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, जो एज अ मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं दिखती हमको, वो सारी नॉन मटेरियल चीजों में है। पहले क्या होता था, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट थे, हम मटेरियल कल्चर को इग्नोर करते थे कि हम उस पर ज्यादा हमने उस पर ज्यादा थ्योरीज पढ़ी भी नहीं है। नॉन मटेरियल कल्चर जैसे बिलीफ क्या है, कल्चर क्या है लोगों का, लोग किस तरह से उनके आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, हम इस पे ज्यादा काम कर रहे थे। पर अभी आज के टाइम पे हम मटेरियल कल्चर को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं स्टडीज में। दोनों में डिफरेंस है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन में। सिविलाइजेशन बहुत बड़ा पार्ट है, जब खूब सारा कल्चर एक साथ मिलता है, वो चेंज होता है, फिर एक टाइम पे वो स्टेबल हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद, ऑफ कोर्स, जब 2 कल्चर एक साथ मिलेंगे या कल्चर जब डेवलप हो रहा होगा तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी आएंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट के बाद ओवर द टाइम जब चीजें स्टेबल होती हैं तो वो जो हम पूरे को बोलते हैं वो होती है सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन यूनिवर्सल डेवलपमेंट है, सिविलाइजेशन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। जो कल्चर है वो स्पिरिचुअल, मोरल और इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट्स पे ज्यादा फोकस रहता है। और सोसाइटी क्या है, तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट है, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी। सोसाइटी वो फाउंडेशन है जिसपे कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों बनते हैं। कल्चर इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद सिविलाइजेशन। ऑकबॉर्न एंड निमकॉफ ने इस पे काम किया है। ऑकबॉर्न एंड निमकॉफ क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन इज अ लेटर फेज ऑफ कल्चर, इट इज हाईली डेवलप्ड, ऑर्गेनाइज्ड, अ कॉम्प्लेक्स और मोर इवॉल्व फॉर्म ऑफ कल्चर। द ह्यूमन सोसाइटी डेवलप सर्टेन सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, सिविलाइजेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर, while culture is the origin and strength of
सिविलाइजेशन मतलब कल्चर ही है जो सिविलाइजेशन को बाद में बनाता है, और उस सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें हैं वो कल्चर दिखाता है। अभी नहीं समझे, देखो तुम किसी सिविलाइजेशन को कैसे पहचानोगे, जैसे मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम उसको डिफाइन करने के लिए उसके कल्चर की बात करते हैं, जैसे रूफटॉप थी, बेक्ड ब्रिक यूज हुए थे, वो एक सील का यूज करते थे, उसमें एक सील में लगभग वो शिव जी के टाइप की 3 तरह की सील हमें मिली थी। तो ये क्या है, ये कल्चर है, उस कल्चर से हम उस सिविलाइजेशन को डिफाइन कर रहे हैं। आगे देखते हैं कल्चर लैग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कल्चर लैग हर बार पूछा जाता है, ये भी विलियम एफ ऑफगॉन का ही कॉन्सेप्ट है। तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर पढ़ा, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर दोनों में होता क्या है, मटेरियल कल्चर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, नॉन मटेरियल कल्चर उतनी जल्दी चेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल मटेरियली देते हैं, तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे पास आज कार है, तुम्हारे पास मान लो बाइक है, तुम्हारे पास पैसा आया, तुमने 1 साल में बाइक से कार ले ली, या 1 साल क्या, मान लो तुम्हारे पास आज पैसा है, तुमने कल कार ले ली। तो देखो मटेरियलिस्टिक कल्चर चेंज हो गया, लेकिन नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर क्या है, उसी के पीछे छुपे हुए आइडियाज एंड बिलीफ वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। कैसे, जैसे तुमने आज तुम्हारे पास पैसा आया, तुमने कार ले ली, तो क्या अगले ही दिन तुम कार चलाना भी सीख जाओगे? नहीं, उसमें टाइम लगेगा। तो देखो हमेशा एक लैग आया, मटेरियल कल्चर जल्दी चेंज हो गया, नॉन मटेरियल कल्चर चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा, 1 महीना 1.5 महीना, फिर गाड़ी ठुकेगी, फिर उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम होगा, फिर उसके बाद तुम शायद सीख जाओ, फिर ये चलता रहेगा। तो मटेरियल कल्चर बहुत जल्दी चेंज हो गया, नॉन मटेरियल कल्चर चेंज होने में टाइम लगा, तो एक लैग आया बीच में, उस लैग को ही हम बोलते हैं कल्चरल लैग। ये किसने दिया है, विलियम एफ ऑफबॉन ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और हमेशा ये होता है, जैसे एक बहुत एग्जांपल है गुरुग्राम का, गुरुग्राम में मटेरियल कल्चर बहुत जल्दी चेंज हुआ है, नॉन मटेरियल कल्चर उतनी जल्दी चेंज नहीं हुआ है, जिससे हमने क्राइम को बढ़ते देखा। गुड़गांव के एरियाज में जहां पे मटेरियल कल्चर बहुत जल्दी चेंज हो गया, नॉन मटेरियल कल्चर चेंज होने में टाइम लगा, लोगों ने मटेरियल कल्चर अडॉप्ट किया, बड़ी बिल्डिंग्स, रेंट पे दिए हुए अपार्टमेंट्स, या कंपनीज का, एमएनसीज का आना अडॉप्ट किया। लेकिन हम अभी वो बिलीफ, आइडियाज और वैल्यूज, जैसे ट्रीटिंग ऑफ वुमेन, हाउ वी ट्रीट वुमेन, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं हुआ जितनी जल्दी मटेरियल कल्चर चेंज हो गया। तो अभी वहां पे केसेस ऑफ हैरेसमेंट बढ़ गए हैं ऑफकोर्स, और सेफ्टी नॉर्म्स बढ़ गए हैं, तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है, और क्राइम रेट बढ़ गए हैं। तो क्राइम रेट बढ़ना वहां पे, इसीलिए वन ऑफ द रीजन यही है कि क्राइम रेट वहां पे बढ़ गए हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ डिफिनेशन है कल्चर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कुछ अपने कीवर्ड दिए हैं, हर्स्कोविस ने अपने कीवर्ड्स दिए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेलिनोस्की का। मेलिनोस्की ने बोला है कल्चर इज अ हैंडीवर्क ऑफ मैन। देखो कल्चर और जितनी भी ट्राइबल स्टडीज हैं उनकी जो स्टार्टिंग है, या उन पे जो सबसे अच्छा काम किया है वो मेलिनोस्की ने किया है। जितने भी थिंकर हैं सोशियोलॉजिस्ट के, कोई भी जो भी क्रिटिक भी हैं मेलिनोस्की के, वो मेलिनोस्की के काम को पहले प्रेस करते हैं, फिर उनके काम को क्रिटिसाइज करते हैं। और इनका जो टोबिलेंडर ने इनकी जो स्टडीज हैं वो, उसमें जो डिटेलिंग है वो बहुत अच्छी है। तो हम मेलिनोस्की को याद रखेंगे। मेलिनोस्की ने बोला है कल्चर इज अ हैंडीवर्क ऑफ मैन। तो हमारा यूनिट 4 खत्म होता हुआ। अभी यूनिट 4 का मॉक टेस्ट जरूरी है, इसके नोट्स जरूरी है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप जल्दी जाके नीचे वाले लिंक से चेक कर सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। जल्दी से आइए टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लीजिए। पूरा सिलेबस ऐसे ही कवर होने वाला है। अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ, ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सब कंप्लीट होता हुआ। अभी हम मिलेंगे सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स पे। तब तक के लिए बाय।